आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो किताब है वो है द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। हाँ। ये असल में कोई पारंपरिक किताब नहीं है, बल्कि ये उद्यमी, निवेशक और कह सकते हैं आज के दौर के एक दार्शनिक नवल रविकांत की ट्वीट्स, इंटरव्यूज और राइटिंग्स का एक कलेक्शन है। बिल्कुल, जिसे एरिक जॉर्गनसन ने बड़ी खूबसूरती से एक साथ पिरोया है। और हमारी आज की बातचीत का मकसद है नवल के दो सबसे बड़े आइडियाज की तह तक जाना। दौलत कैसे बनाई जाए और सच्ची खुशी कैसे पाई जाए। हाँ, और नवल का मानना है कि ये दोनों ही चीजें सीखी जा सकती हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक स्किल है। तो इसे आप एक तरह से ज्यादा अमीर और ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि किताब इसी क्रम में है, पहले दौलत फिर खुशी। हाँ, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसी क्रम में इन चीजों के पीछे भागते भी हैं। सही बात है, लेकिन नवल का तर्क ये है कि असली महत्व इसका ठीक उल्टा है। और यही हमारी आज की बातचीत का ढांचा भी रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवल की एक बात मुझे शुरू से ही बहुत दिलचस्प लगी। दौलत की तलाश करो, पैसे या रुतबे की नहीं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो पैसे को ही दौलत मानकर चलते हैं। इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? ये बहुत ही जरूरी फर्क है, और यहीं से नवल की पूरी फिलॉसफी शुरू होती है। उनके हिसाब से देखिए, पैसा तो बस एक जरिया है, एक माध्यम। हाँ, एक माध्यम जिससे हम समाज में वैल्यू का लेन देन करते हैं। ये एक तरह का सोशल क्रेडिट है। आपने समाज को कुछ दिया, बदले में समाज आपको पैसा देता है बस। और रुतबा या स्टेटस, वो तो आज की दुनिया में, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में, सब कुछ लगता है। बिल्कुल, और नवल कहते हैं कि यही सबसे बड़ा जाल है। स्टेटस यानी समाज में आपकी हैसियत, दूसरों की नजर में आपकी जगह। ये एक जीरो सम गेम है। मतलब किसी को ऊपर जाने के लिए किसी और को नीचे आना ही पड़ता है। अच्छा। इसमें आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। किसके पास बड़ी गाड़ी है, किसका घर ज्यादा अच्छा है, और ये तुलना ही खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो फिर असली दौलत क्या है? दौलत वो संपत्ति है, वो एसेट्स हैं जो आपके लिए तब भी कमाते हैं जब आप सो रहे हो या छुट्टी मना रहे हो। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक यूट्यूबर जो एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो सालों तक सोते हुए भी उसके लिए पैसे कमाता है, या एक लेखक जो एक किताब लिखता है, या कोई सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। ये असली दौलत है जो आपकी मेहनत को आपके समय से अलग कर देती है। यही असल में फाइनेंशियल फ्रीडम है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से दौलत नहीं बनती, जैसा नवल का मशहूर उदाहरण है कि आप एक रेस्टोरेंट में हफ्ते के 80 घंटे बर्तन धोकर अमीर नहीं बन सकते, तो पे रास्ता क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, पर शायद मेहनत की दिशा सही होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रास्ता है ये जानना कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। ये समझ और ज्ञान पर ज्यादा निर्भर करता है, सिर्फ घंटों की मेहनत पर नहीं। और इसी समझ के लिए नवल 3 बहुत मजबूत स्तंभ बताते हैं। क्या है वो? विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेसिफिक नॉलेज, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, और लीवरेज। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। विशिष्ट ज्ञान, ये क्या चीज है? ये किसी कॉलेज की डिग्री जैसा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। विशिष्ट ज्ञान वो ज्ञान है जिसे सिखाया नहीं जा सकता, पर सीखा जा सकता है। ये तो पहेली जैसी बात हो गई। मतलब इसे कोई क्लासरूम में नहीं सिखा सकता। ये आपकी असली जिज्ञासा, आपके जुनून से पैदा होता है। ये उन चीजों का मेल है जिनमें सिर्फ आपको ही दिलचस्पी है। कोई उदाहरण? नवल खुद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्हें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी तीनों में गहरी दिलचस्पी थी। ये एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है ना? हाँ बिल्कुल। इसी अनोखेपन ने उन्हें एक सफल निवेशक और विचारक बनाया। आपकी स्पेसिफिक नॉलेज वही है जहां आपके शौक और जुनून एक दूसरे से मिलते हैं। ये वो काम है जो आपके लिए खेल जैसा लगता है, पर दूसरों के लिए बहुत मुश्किल मेहनत। मतलब वो चीज ढूंढना जिसे करने में आपको इतना मजा आता है कि वो काम ही नहीं लगता। एग्जैक्टली। और नवल कहते हैं, कोई भी आपके जैसा होने में आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। जब आप अपने विशिष्ट ज्ञान पर काम करते हैं तो आप असल में कोई मुकाबला ही नहीं कर रहे होते। आप अपनी एक अलग ही लीग में होते हैं। हाँ ठीक है, दूसरा स्तंभ है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा जोखिम है। ज्यादातर लोग तो इससे बचना चाहते हैं, एक सुरक्षित नौकरी चाहते हैं। सही बात है। नवल इस डर के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि बिना जोखिम उठाए ये इनाम मिलना तो मुमकिन नहीं लगता। ये बहुत अच्छा सवाल है। जवाबदेही का मतलब ही है अपने नाम पर
बिजनेस का जोखिम उठाना, जैसे एक कंपनी शुरू करना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना। हाँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी सफलता या असफलता सीधे आपके नाम से जुड़ी हो। हाँ, इसमें जोखिम है। अगर कुछ गलत होता है तो आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगती है, लेकिन समाज इसी जोखिम को सबसे बड़ा इनाम भी देता है। अच्छा, कैसे? जब आप अपने नाम पर जोखिम लेते हैं तो आपको जिम्मेदारी, इक्विटी और लेवरेज मिलता है। अगर आप सफल होते हैं तो उसका पूरा फायदा भी आपको ही मिलता है। जो लोग जोखिम से बचते हैं उन्हें एक तय सैलरी मिलती है, लेकिन जो जोखिम उठाते हैं उन्हें दौलत बनाने का मौका मिलता है। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली स्तंभ है लेवरेज। हाँ, यानी अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ाने का तरीका। हाँ, और ये समझना आज के दौर में बहुत जरूरी है। नवल 3 तरह के लेवरेज की बात करते हैं। पहला है श्रम यानी लेबर, लोग आपके लिए काम करते हैं। यह हजारों सालों से चला आ रहा है, पर इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दूसरा है पूंजी यानी कैपिटल, पैसा आपके लिए काम करता है। ये पिछली सदी का सबसे शक्तिशाली लेवरेज था, लेकिन इन दोनों के लिए आपको किसी और की इजाजत चाहिए। और यहीं पर नवल आज के दौर के सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं, तीसरा लेवरेज। हाँ, तीसरा और सबसे नया लेवरेज है कोड और मीडिया। ये सबसे लोकतांत्रिक तरीका है। बिल्कुल, कोई भी पॉडकास्ट बना सकता है, ब्लॉग लिख सकता है, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है, या कोड की कुछ लाइनें लिखकर एक ऐप बना सकता है। सही कहा। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें एक बार बनाने के बाद बार बार कॉपी करने में कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं आती। इसे ही वो परमिशनलेस लेवरेज कहते हैं, है ना? हाँ, यानी ऐसा लेवरेज जिसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? आज लाखों लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं। इस शोर में अपनी आवाज सुनाना तो लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। क्या नवल इस भीड़ से अलग दिखने के बारे में कुछ बताते हैं? जरूर बताते हैं, और आपका सवाल ही हमें उनके सबसे बड़े आइडिया तक ले जाता है। इस भीड़ से अलग दिखने का तरीका है उन तीनों स्तंभों को एक साथ जोड़ना। अच्छा। और यहीं पर नवल का कॉन्सेप्ट आता है, प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। मुझे ये प्रोडक्टाइज योरसेल्फ वाला आइडिया बहुत पसंद आया। मतलब आप जो हैं, आपकी जो अनोखी समझ है, उसे ही एक प्रोडक्ट बना दो। हाँ, जिसे दुनिया इस्तेमाल कर सके। ये तो खुद को स्केल करने के जैसा हुआ। बिल्कुल सही। यहाँ योरसेल्फ का मतलब है आपका विशिष्ट ज्ञान, आपकी प्रामाणिकता, वो चीज जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और प्रोडक्टाइज का मतलब है उस अनोखी चीज को लेवरेज यानी कोड या मीडिया का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर फैलाना। तो जब आप अपने असली रूप में पूरी प्रामाणिकता के साथ कुछ बनाते हैं तो आपका कोई मुकाबला नहीं होता। कोई मुकाबला नहीं होता। आप उस शोर से अपने आप अलग हो जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कोड लिखकर करोड़ों लोगों की समस्या हल कर सकता है, जबकि वो सो रहा होता है। यही नई दौलत का राज है। नवाल की सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब करने के बाद भी शायद वो नहीं मिलता जो असल में हम ढूंढ रहे थे। और यहीं से उनकी खुशी वाली बात शुरू होती है ना? बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा मोड़ है। नवाल कहते हैं कि जब आप दौलत के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप असल में दौलत नहीं बल्कि स्वतंत्रता और शांति ढूंढ रहे थे। सही। और यहीं से उनकी दूसरी बड़ी सीख शुरू होती है। खुशी एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिलेगी। और वो खुशी को परिभाषित भी बहुत अलग तरीके से करते। ये कोई उत्साह या एक्साइटमेंट की स्थिति नहीं है। नहीं, उनके लिए खुशी हमारी स्वाभाविक अवस्था है, हमारा डिफॉल्ट स्टेट। ये वो शांति है जो तब महसूस होती है जब आपके जीवन से कुछ कमी है वाली भावना खत्म हो जाती है। अच्छा। ये सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, बल्कि इच्छाओं की गैर मौजूदगी के बारे में। उनका एक कोट है जो मुझे हमेशा याद रहता है, इच्छा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद से तब तक दुखी रहने के लिए करते हैं जब तक आपको वो नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं। ये कितना शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा। जब हम कुछ चाहते हैं, चाहे वो नई गाड़ी हो, प्रमोशन हो या कोई रिश्ता, हम असल में अपने दिमाग को उस चीज के न होने की कमी पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। और यही दुख का, बेचैनी का मूल कारण है। बिल्कुल। हम लगातार भविष्य में जी रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। नवल कहते हैं कि खुशी उस खेल को न खेलने में है। तो अगर इच्छा ही दुख का कारण है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब कुछ करना छोड़ दें। फिर खुशी का रास्ता क्या है? नहीं, ऐसा लगता है कि नवल का जोर आदतों और स्वीकृति पर है। बिल्कुल, खुशी आदतों से बनती है, बड़े बड़े पलों से नहीं। वो 3 तरह की आदतों की बात करते हैं। पहली हैं शारीरिक आदतें। जैसे? सही खाना खाना,
जैसे कि चीनी और प्रोसेस्ड फैट के कॉम्बिनेशन से बचना अच्छा। और रोजाना व्यायाम करना। उनका एक सिद्धांत है, आसान विकल्प मुश्किल जीवन, मुश्किल विकल्प आसान जीवन। सोफे पर बैठे रहना आसान विकल्प है, लेकिन ये एक मुश्किल जीवन की ओर ले जाता है। हाँ, और जिम जाना मुश्किल विकल्प है, लेकिन ये एक आसान और स्वस्थ जीवन की नींव रखता है। दूसरी है मानसिक आदतें। यहाँ ध्यान या मेडिटेशन की बात आती है। हाँ, नवल ध्यान को मन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा बताते हैं। इसका लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं है, क्योंकि वो नामुमकिन है। तो फिर लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देखना, एक साक्षी की तरह। ये समझने के लिए कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। और दूसरी सबसे जरूरी मानसिक आदत है वर्तमान में रहना। ये तो सबसे मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हमारा मन या तो अतीत के पछतावे में रहता है या भविष्य की चिंता में। वर्तमान पल में रहने का अभ्यास हमें इस पागलपन भरे चक्र से बाहर निकालता है। और तीसरी है सामाजिक आदतें। ये भी बहुत मायने रखती हैं। शायद सबसे ज्यादा खुद को खुश मिजाज, आशावादी और सकारात्मक लोगों के साथ रखना। और जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं या टकराव पैदा करते हैं, उनसे दूर रहना। बिल्कुल। एक मशहूर कहावत है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों को बहुत समझदारी से चुनना आपकी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। और आदतों के अलावा स्वीकृति या एक्सेप्टेंस की भी वो बहुत बात करते हैं। हाँ, किसी भी स्थिति में 3 ही विकल्प होते हैं, उसे बदलो, उसे स्वीकार करो या उसे छोड़ दो। और ज्यादातर तो किसी वजह से होता है कि हम इन तीनों में से कुछ नहीं करते। हम एक ऐसी स्थिति में फंसे रहते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम न तो उसे बदलने की कोशिश करते हैं, न उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और न ही उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। हम बस कामना करते रहते हैं कि काश हालात कुछ और होते। सही बात है। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को बिना किसी फिल्टर के जैसी वो है वैसी देखना, ताकि आप इन 3 विकल्पों में से कोई एक सही निर्णय ले सकें। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, दौलत और खुशी, तो क्या सबक मिलता है? ऐसा लगता है कि नवल के नजरिए में ये दोनों ही चीजें गहरी आत्म जागरूकता और जिम्मेदारी लेने से आती हैं। उनका एक बहुत शक्तिशाली सारांश है। डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं बनाएंगे, गुरु आपको शांत नहीं बनाएंगे, आखिरकार आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। खुद को बचाओ। ये दोनों विषयों को बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। दौलत और खुशी दोनों के लिए आपको लंबी अवधि के खेल खेलने पड़ते हैं। दोनों में रातों रात कुछ नहीं मिलता। सही। दौलत बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना होता है जिनके साथ आप पूरी जिंदगी काम करना चाहें। खुशी पाने के लिए आपको ऐसी आदतें बनानी होती हैं जिन्हें आप जिंदगी भर निभा सकें। और दोनों के लिए आपको बाहरी मान्यता से हटके एक आंतरिक स्कोर कार्ड की तरफ बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब ये कि आप अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। आपकी सफलता और खुशी का पैमाना आपके अंदर है, बाहर नहीं। ठीक कहा। दौलत और खुशी दोनों ही ऐसी कलाएं हैं जिन्हें सचेत अभ्यास और सही आदतें बनाकर विकसित किया जा सकता है। अंतिम लक्ष्य सिर्फ दौलत कमाना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता पाना है। कैसी स्वतंत्रता? पैसे की समस्याओं से स्वतंत्रता, गुस्से से स्वतंत्रता और अपने अनियंत्रित विचारों से स्वतंत्रता। दौलत आपको ये चुनने की आज़ादी देती है कि आपको क्या करना है, और खुशी आपको वो आंतरिक शांति देती है जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको क्या नहीं करना है। आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें सामने आई हैं वो ये हैं, असली दौलत इक्विटी या हिस्सेदारी रखने से बनती है जो आपके विशिष्ट ज्ञान, जवाबदेही और लेवरेज पर टिकी होती है। और खुशी एक कला है, हमारी एक स्वाभाविक अवस्था है जिसे इच्छाओं को कम करके और सही आदतें बनाकर पाया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। नवल कहते हैं आज के दौर का संघर्ष ये है कि एक तरफ अकेला इंसान है जो अपनी इच्छा शक्ति जुटाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी फौज है जो भोजन, स्क्रीन और ऐप्स को ज्यादा से ज्यादा नशीला और व्यसनी बनाने में लगी है। हाँ, इसे ध्यान में रखते हुए आज के दौर में कोई सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने जीवन में ऐसा माहौल कैसे बना सकता है जिससे दौलत और खुशी के ये रास्ते ही उसके लिए स्वाभाविक और आसान विकल्प बन जाएं।